नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आर्यन और द्रविडियन जो ये कॉन्स्पिरेसी है या थ्योरी जिसकी वजह से ये डिबेट चली आ रही है हुँ, और कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। बिल्कुल। क्या ये एक ही प्रजाति से हैं या अलग-अलग रेस से हैं? हुँ, हुँ, क्या जो असली भारतीय हैं द्रविडियंस हैं हुँ। और जो आर्यन हैं वो बाहर से आए हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आज के समय में भारत के सारे सनातनियों को हुँ, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हुँ, को वापस से रीयूनाइट करना है, तो इन सवालों का उत्तर ढूँढना बहुत ज़रूरी है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 2 अलग-अलग रेस हैं या हिंदी में कह लीजिए दोनों अलग-अलग प्रजाति हैं। क्या ये असली भारतीय हुँ, द्रविडियन है? हुँ, क्या हुँ, आर्यन बाहर से आए हैं? और हुँ, इन्होंने अपनी थ्योरी में तो लिखा है कि ये क्रूर थे। तो क्या बिल्कुल, ये क्रूर थे? राइट। और इससे भी ऊपर इन्होंने ये भी डिफाइन करने की कोशिश किया था, कलर भी डिफाइन करने की कोशिश किया था कि हुँ, क्या आर्यन जो है आर्यन जो है गोरे कलर के थे। हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, भी इन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी हुँ, कि हुँ, जो रियल इंडियन द्रविडियन है, वो तो डार्क कलर के थे। हुँ, हुँ, तो काले और गोरे में भेद करने की कोशिश की थी। तो क्या आर्यन्स गोरे थे जो और रियल जो इंडियंस थे वो द्रविडियन थे जिनका कलर ब्लैक था। हुँ, इसके ऊपर भी कहा गया कि ये जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, हुँ, यूरोप, मिडिल ईस्ट इन इन सब जगहों से आए हैं। हुँ, हुँ, तो क्या ये सेंट्रल एशिया से आए हैं? क्या और एक और बात, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी लिखा कि इन्होंने ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय किया, तो हाँ। जैसे कि इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया। तो ऐसा है क्या? ये जो आजकल की जो डिबेट चलती है, ये हुँ, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। हुँ, तो हुँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बकवास थ्योरी है राइट। और ये इस थ्योरी का जन्म लगभग 200 साल पहले ही हुआ है हुँ, हुँ। और इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी हुँ, का जन्म मकौले के टाइम पे हुआ, जो बिल्कुल, ब्रिटिशर थे। बिल्कुल। उसी समय पे नॉर्थ साउथ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, हुँ, पूरी कोशिश की गई हुँ, डिस्प्यूट की बिल्कुल। और रंग के बेसिस पे भी ब्लैक एंड व्हाइट का हाँ, डिस्प्यूट कराने की डिस कोशिश की। बिल्कुल और एक एजुकेशनल रिपोर्ट भी सबमिट की गई, जिसमें बोला कि जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसमें हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हुँ, और ये एक आर्टिफ़िशियली क्रिएट किया गया डिस्प्यूट है, क्योंकि हमारे देश में तो रंग का कोई भेदभाव पहले भी नहीं था हुँ, हुँ, और रंग का भेदभाव कहाँ किया जाता है, ये अच्छे से सबको मालूम है। ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने इस वर्ड को हाथों-हाथ ले लिया और इसको प्रोपेगेट किया, लेकिन अपने ढंग से। अच्छा, ये बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी थी, हुँ, जो उस टाइम पे कॉलोनियल सिस्टम था, हुँ, हुँ, इम्पेरियलिज़्म जिसे कह सकते हैं। उस टाइम पे लोग जो है प्योर रेस के नाम पे एक-दूसरे को लड़वाते थे हुँ, और बिना युद्ध किए आपस में लड़वा के आराम से कॉलोनी पे राज करते थे और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज़ को खाते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इसमें कुछ जाता ही नहीं है, हुँ, आपस में हुँ, लड़वाओ और हुँ, डिवाइड एंड डिवाइड रूल एंड की रूल यस, पॉलिसी को। पॉलिसी तो राइट। लेकिन यहाँ पर तो कलर का कोई भेदभाव था नहीं। हुँ, तो उन्होंने यही सोच के यहाँ पर आर्यन और द्रविडियन के रेस हुँ, को अलग बता के, उनको क्रूर बता के, उनको बाहर से आया हुआ बता के, इस कॉन्स्पिरेसी को रचने की कोशिश की और साथ ही साथ एक एजुकेशनल रिपोर्ट भी सबमिट की, जिससे ये उन्होंने कोशिश किया कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा खत्म सके। डिस्ट्रॉय करना हाँ, है, राइट। और इंग्लिश एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके। हालाँकि जो इंडियन एजुकेशन था वो बहुत पहले से ही बिल्कुल चरमराती कंडीशन में था, क्योंकि ये हाँ, 1000 साल पहले हुँ, ही हुँ, इंडिया की कंडीशन जो है बहुत डिटेरियोरेटेड, डाउनफॉल हो हाँ, चुका था। बहुत हुँ, डिटेरियोरेट हो हुँ, चुकी हुँ, थी। हुँ, हुँ, तो लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये आर्यन और ये द्रविड़ और द्रविडियन हुँ, शब्द आए कहाँ से? हुँ, इसको समझने के लिए हमें लगभग 2000 से 1400 साल पहले जाने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, ये 2000 साल पहले और 1400 साल पहले मतलब बीच का जो 600 साल है, हुँ, शुरुआती 600 साल में बहुत सारे लोग अपने नए-नए रिलीजन बना रहे थे। हुँ, मतलब नए रिलीजन फॉर्म हो रहे थे, राइट। अंडर प्रोसेस थे हुँ, और न्यू रिलीजन के नाम पे उभर रहे थे हुँ, और इससे इंडिया का डिवीज़न हो रहा था। हुँ, हुँ, इंडिया कई भागों में बँट रहा था हुँ, हुँ, कि ये ये बेसिस ऑफ ये देयर रिलीजन मेरा है, ये कल्चर या मेरा रिलिजन, रिलीजन है और सब यस। अपने-अपने रिलीजन को हुँ, बढ़ा रहे थे। जब न्यू रिलीजन्स जो बहुत सारे रिलीजन्स आए, वो अपनी चरम सीमा पे पहुँच गए। हुँ, हुँ, तो लगभग-लगभग साढ़े 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने
हम्म ये डिसाइड किया कि भारत को दोबारा से रीयूनाइट करना है। तो एक शास्त्रार्थ हुआ, हम्म एक शास्त्रार्थ हुआ जिसमें निष्कर्ष के आधार पे ये तय करना था कि कौन सी फिलॉसफी बेस्ट है और जिसकी फिलॉसफी अच्छी श्रेष्ठ मानी जाएगी, उसी फिलॉसफी के आधार पे पूरे देश को दोबारा से रीयूनाइट करना। भारत के कई टुकड़े होने वाले हैं क्योंकि हम्म नए नए धर्म बन रहे थे, डिफरेंट रिलीजन्स फॉर्म हो डिफरेंट रहे हैं, रिलीजन्स। एक्सपैंड हो रहे हैं, हाँ, एक्सपेंशन हो आज रहा भी कई नए है। धर्म को बनाने की कोशिश हो रही है, हम्म पर उस समय बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया था। तो आदि शंकराचार्य जिनका इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता हम्म नहीं है, सभी जानते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हम्म लगभग 1250 साल पहले आदि शंकराचार्य का डिबेट, हम्म शास्त्रार्थ कहते हैं डिबेट, हम्म तो आज के जमाने में, आज का हाँ, वर्ड, तो राइट। मैं एक बार इस चीज को पिछली वीडियो में भी मैं रिपीट कर चुका हूँ हम्म कि डिबेट तो आज के जमाने में बहुत प्रसिद्ध है, पर पहले डिबेट नहीं हुआ करती थी। युगों के अंतर आने से धीरे धीरे ये डिबेट का रूप लेने लगी। पहले हम्म शास्त्रार्थ हुआ करते थे। शास्त्रार्थ में मतलब ये था कि शास्त्रों का अर्थ निकाल के उसके निष्कर्ष पे पहुंचना, और जो निष्कर्ष निकले हम्म उसे मानव कल्याण में लगाया जाए। तो उस समय बौद्ध का भी प्रचार प्रसार था, और बुद्ध के अनुयायी जब बौद्ध नहीं थे, उसके बाद अनुयायियों ने इसे नया धर्म बनाने की कोशिश की, और उस समय इस धर्म में भी कम से कम 6 डिवीजन थे। तो अलग-अलग धर्मों के अलावा इस धर्म में भी 6 डिवीजन हो चुके थे, और मतलब सब बुद्धिज्म में भी बुद्धिज्म में भी 6 सिक्स डिवीजन थे। एट। तो आदि शंकराचार्य उठ के आए और उन्होंने वेदों के सिद्धांतों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, और उन्होंने वापस से पूरे भारत को रीयूनाइट करने के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष से के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ किया मंदन मिश्रा के साथ। मंदन मिश्रा जी बौद्ध के अनुयायी थे, और उसमें यह तय किया जाना था कि जिसकी फिलॉसफी श्रेष्ठ होगी वो उसका अनुयायी बनेगा, और एक ही फिलॉसफी पे सब चलेंगे। तो सनातन का संघर्ष जो पहली बार उस युग में, उस समय में जो शुरू किया, आदि शंकराचार्य ने किया। और आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? अगर द्रविडियन की बात करें तो आदि शंकराचार्य का जन्म केरला में हुआ, केरला। साउथ इंडिया में हुआ। तो जब ये शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो उसमें परिचय पूछा जाता है। तो मंदन मिश्रा जी ने उनसे उनका परिचय पूछा, तब पहली बार आदि शंकराचार्य ने कहा कि मैं द्रविड़ शिशु हूं। तो यहाँ से द्रविड़ शब्द की उत्पत्ति हुई। द्रविड़ शिशु से जो उनके लिटरेचर से पता चलता है, उनका कहने का अर्थ ये था कि द्रविड़ का मतलब आप सभी को पता है कि द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड, राइट। और द्रविड़ का मतलब है कि जहाँ पर पानी मिलता है। केरला तो आप जानते हैं कोस्टल एरिया में, वहाँ पानी और जमीन का वहाँ पर मिलन होता है, सागर का मिलन होता है। तो उनका केवल और केवल कहने का मतलब था कि जहाँ पर पानी का मिलन है, मैं वहीं का निवासी हूँ। और उनकी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं थी। उनका मैं बता दूं कि आदि शंकराचार्य केवल 32 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया, और 32 साल में आप सोचिए कि वो जब डिबेट कर रहे होंगे उनकी उम्र क्या होगी। तो उन्होंने अपने आप को द्रविड़ शिशु बताया, वहीं से द्रविड़ की उत्पत्ति हुई। उनका कहने का मतलब केवल यही था, अगर कोई परिचय बताता है आज के जमाने में तो ये कहता है कि मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है, मैं आगरा का हूँ, कोई बोलता है मैं कलकत्ता का हूँ, कोई बोलता है मैं मुंबई का हूँ। तो उनका कहने का केवल यही मतलब था कि मैं द्रविड़ शिशु, मैं इस जगह से बिलोंग करता मैं हूँ। इस जगह से बिलोंग करता हूँ। तो फिर आर्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि आर्यन जो थ्योरी दी गई है, आर्यन का हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। जो शब्द है, जो मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, वो है आर्य। आर्य का मतलब जो होता है सम्मानित व्यक्ति, आर्य का मतलब होता है महान व्यक्ति, आर्य का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। और इसीलिए पूरे पृथ्वी में जो आर्यवर्त का जो शब्द है, वो भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है कि एक सम्मानित लोगों की का ये स्थान है, एक सज्जन लोगों का ये स्थान है जो नियम का पालन करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इसी डिबेट से द्रविड़ शिशु की उत्पत्ति हुई। और उनका संघर्ष क्या था? उनका संघर्ष था, आप सभी को पता है कि जब डिवाइड होने वाला था, उस फिलॉसफी को उन्होंने श्रेष्ठ साबित किया। दूसरा, उसका निष्कर्ष क्या निकला? वो वेद पाठी थे, ठीक है। तो वेदों की महानता उन्होंने बताई, वेद के नाम पे लोगों को एक किया, और वो साउथ के थे, और अपने आप को द्रविड़ मानते हुए, द्रविड़ उन्होंने, जो आज लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं शब्दों को, उन्होंने ही तो उत्पत्ति की। वो खुद ही वही संघर्ष कर रहे थे सनातनियों को स्टैब्लिश करने की, वेद की श्रेष्ठता बताने के लिए। उन सबको मालूम है, उत्तर से लेकर दक्षिण
तक और पूरब से लेके पश्चिम पश्चिम तक सारे धामों हम्म, के नाम पर पूरे भारत को एक करने की कोशिश केवल और केवल मात्र आदि शंकराचार्य ने। हम्म, दूसरी जो थ्योरी कहते हैं कि वो गोरे थे और काले थे, वो द्रविड़ थे और वो किसके भक्त थे? शिव जी के। ओके, शिव जी शिव जी कहाँ से थे? शिव जी तो हिमालय, बिल्कुल हिमालय, हिमालय, कैलाश पर्वत कहाँ है? उत्तर में। उधर, तो वो द्रविड़ थे और वो उत्तर में रहने वाले शिव जी के भक्त थे। तो ये भी हम्म, थ्योरी, इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी यहाँ से गलत होती है। तीसरी बात कि ये गोरे और कालों का भेद बताने की कोशिश की। शिव जी का रंग क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कर्पूर गौरम का मतलब क्या है? एकदम कि श्वेत, बहुत कपूर गोरा, के समान, कपूर के समान कपूर के रंग, समान राइट। श्वेत। तो वो द्रविड़ शिशु कपूर के समान श्वेत उत्तर के शिव जी के भक्त थे। सनातन को एक करने के लिए उन्होंने चारों धाम का निर्माण किया, पूरे भारत को रीयूनाइट किया और वेदों को श्रेष्ठ बताया। ये था उनका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन और ये था उनका कंक्लूजन क्या निकलता है शास्त्रार्थ का, कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए संघर्ष किया, उन्होंने वेदों को श्रेष्ठ बताने के लिए संघर्ष किया। तो लगभग 1250 साल पुराने इस संघर्ष की वजह से पूरा भारत एक द्रविड़ ने यूनाइट किया, सनातन को एक करा और एक भावना पैदा की, एक आर्यव्रत के निवासियों की क्या क्या मापदंड होना चाहिए, सज्जनता, महानता, सम्मान, इन सारे वैल्यूज को ऊपर किया, वेद को ऊपर किया। और इसकी वजह से जो एक भावना जो उत्पन्न हुई पूरे भारत में, तो इसी भावना की वजह से आज आप जो देखते हैं, साउथ में इतने अच्छे अच्छे टेम्पल हैं, नॉर्थ में इतने अच्छे अच्छे टेम्पल नहीं है। साउथ में अभी भी वो इंडियन कल्चर है, नॉर्थ में नहीं है। तो ये शंकराचार्य की वजह से उत्पन्न हुई भावना है, जिसकी वजह से जितनी बार अफ़गान के रूट से, अफ़गान भी पहले इंडिया का हिस्सा था, उस रूट से जितने भी आक्रमणकारी आए, तो उनके लिए हम शील्ड बन के खड़े रहे। पूरा उत्तर भारत एक साथ उनके लिए शील्ड बन के खड़ा रहा और उनसे लड़ने के लिए तैयार रहा। और नीचे पहुंचने से पहले उन्हें हमें मारना होता था। पहले पंक्ति के सिपाही हम थे। नॉर्थ इंडियंस ने जितना बलिदान दिया है, उसके मुकाबले में और किसी ने इतना बलिदान नहीं है। हमेशा ये रूट ही वही था। इसी वजह से वो जब आते थे, लड़ते थे, लाखों लोगों को मार देते थे। तो ये जो मरने की भावना और लोगों की रक्षा करने की भावना पैदा हुई, वो आदि शंकराचार्य द्रविड़ की वजह से हुई थी। और जिसकी वजह से नीचे पहुंचते जितने भी आक्रमणकारी थे वो थक जाते थे। और नीचे तो छत्रपति शिवाजी ने भी संभाल रखा था। वहां तक जाते जाते सब थक जाते थे। और इसकी वजह से आज भी सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे टेम्पल्स, इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स, इंडियन कल्चर्स के बारे में सब कुछ आज भी हम जान पाते हैं, प्रिजर्व कर पाए। ये एक बलिदान, जो बलिदान की भावना हुई, वो आदि शंकराचार्य के भावनाओं, जो 1250 साल उन्होंने रीयूनाइट किया था भारत को। जैसे आपने बताया कि शंकराचार्य ने लोगों को रीयूनाइट किया, फिर से उनमें ये भावना पैदा हुई। तो ये फिर अचानक से अभी जो मैं देख रही हूँ, ये कुछ 100-150 साल से फिर से लोगों में ये बदलाव कैसे आया? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी फिर से देखें तो रिपीटेडली एग्जिस्ट कर रही है। चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, हिंदी और इंग्लिश का प्योर डिवीजन देखने को मिलता है। हो, आजादी के बाद भी अगर देखें तो फिर से एक द्रविड़स्तान अलग से बनाने की कोशिश की गई। देखिए, ये इसके लिए अब केवल 200 साल पहले जाने की जरूरत है। और 200 साल से पहले जब अंग्रेजों में, ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू की थी, तो उन्होंने देखा कि साउथ में पहले से ही, साउथ के कुछ हिस्सों में पोर्चुगल्स थे, उनकी कॉलोनी थी। तो फिर उन एक इंडिया का विद्रोह झेलना था, ठीक है, भारत का विद्रोह झेलना था। फिर पोर्चुगल से भी उन्हें विद्रोह करना पड़ता कॉलोनी बनाने के लिए। तो उन्होंने एक आसान रास्ता चुना, उन्होंने दक्षिण को छोड़ा और सूरत और कलकत्ता में अपने पैर जमाए। और उसके बाद तो सबको पता ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करने के बाद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वो अपने अंदर लाना चाहते थे। तो बिना युद्ध लड़े, बिना पोर्चुगल से लड़े, बिना विद्रोह किए, और पूरब में बैठ के, उत्तर में बैठ के, पश्चिम में बैठ के पूरे दक्षिण तक लड़ना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में इन्होंने जो है, एक कहते हैं, इन्हीं का ही टर्म है, कल्चरल हेजेमनी,
ओके। कल्चरल हेजेमनी क्या है कि आप उसकी संस्कृति को नीचा दिखाओ और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाओ। तो जब आप किसी की संस्कृति विश्वास दिला देंगे कि आपकी संस्कृति खराब है और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित कर देंगे, तो जब आप किसी की संस्कृति को ही हड़प लेंगे, तो बिना लड़ाई किए आप उसके देश में, उसके राज्य में विजय हासिल कर सकते हैं और वहाँ की सत्ता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लोग तो वैसे ही आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे, लोग ये समझेंगे हम बेवकूफ़ हैं। तो उन्होंने हुआ क्या था, लॉर्ड मकॉले जो कि वहाँ के गवर्नर काउंसिल्स के मेंबर थे, वो आए लगभग 250 साल पहले, वो उन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया। इसीलिए उन्होंने एजुकेशनल एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि इंडिया में एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के कल्चर के बारे में डिफाइन किया, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में डिफाइन किया, पर वो हिस्ट्री इतनी मैनिपुलेटेड थी जिसमें ये साबित हो सके कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर खराब है और उनका कल्चर अच्छा है। इसी के माध्यम से वो अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करना चाहते थे। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया कि जो हिंदी भाषा में जो एजुकेशन था, उसको बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की और एक ऐसा तंत्र बनाया कि जो कोई भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम में पढ़े, तो वो इंग्लिश ही माध्यम हो। ये उन्होंने कंपल्सरी भी करने की कोशिश की थी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन इम्पार्ट करने का जो सिस्टम बने, वो इंग्लिश में बने। और जब इंग्लिश में इंसान पढ़ेगा, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम होगा, तो उनके ब्रिटिश हिस्टोरियन ही इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को की बुक्स लिखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने उनके थ्रू अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री के बारे में जाना। इसीलिए आज हम अपनी खुद की संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में उतना नहीं जानते हैं हम लोग। अब तो पिछले 20 सालों में बहुत बदलाव आया है। अब तो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, 15 साल के, बिलीव नहीं करोगे, 13-14 साल के बच्चे, और मतलब जो न्यू जनरेशन वो अपनी इंडियन हिस्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से जानती है कि पुरानी जनरेशन के बच्चे इतने जो अब बड़े हो चुके हैं, वो अपनी इंडियन हिस्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाए। ये इंग्लिश हेजेमोनी की वजह से, ब्रिटिशर की जो कल्चरल हेजेमोनी की वजह से, उनकी ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। वैसे तो इसका विक्टिम वो लोग बने जिन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित एजुकेशन सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो किया। पूरे हार्ट से उनको मान लिया कि ये हमसे श्रेष्ठ थे और उनको 200-400 साल की ऐसी हिस्ट्री बताई कि आप कमज़ोर थे, आप अनएजुकेटेड थे, आपके अंदर कोई इन्वेंशन का वो नहीं था, सारे इन्वेंशन जो है ब्रिटेन में हुए। अच्छा, ब्रिटेन में जो इन्वेंशन होते थे, इसके लिए भी बहुत बड़ी कहानी है कि जब जो आक्रमणकारी आए 1000 साल पहले, वो इंडियन जितने भी वेद थे और जितने भी बुक्स थे, लिटरेचर थी, साइंटिफिक बुक्स थी, वो लेके चले गए और बाकी जो बचा वो अपना नालंदा यूनिवर्सिटी वो सब कुछ जला दिया। तो जो वो बुक लेके गए थे और उसके बाद वो ब्रिटेन पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन उस समय बहुत समृद्धशाली था। उस बुक को उन्होंने एनालाइज किया, जो इंडियन बुक्स था उनको काफ़ी एनालाइज किया। उसमें साइंटिफिक बहुत सारे सूत्र थे, फार्मूला थे, केमिस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी थी, फिजिक्स के बारे में बहुत जानकारी थी, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बहुत जानकारी थी, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत जानकारी थी, स्पेस के बारे में बहुत जानकारी थी। उन सबको एनालाइज किया और फिर इन्वेंशन किया। अचानक से ब्रिटेन में कहाँ से इन्वेंशन होने लगे? ना पहले हुए ना बाद में हुए। एक टाइम पीरियड था 150-200 साल का, मतलब 1500 सेंचुरी, 1600 सेंचुरी, एक टाइम पीरियड रहा है कुछ 300-400 साल के पीरियड में, उसमें सारे इन्वेंशन हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ कि जब करीब 2000 साल पहले से इंडिया जैसे ही बर्बाद होने लगा और करीब 400 एडी के बाद से अचानक से सारे इन्वेंशन वहीं होने लगे। ये सारी बुक्स लौट के ब्रिटेन आई, वहाँ एनालाइज हुआ और सारे इन्वेंशन हुए, ऐसा माना जाता है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर हमें तो ये बताया गया कि आप अनएजुकेटेड थे, आपके पास कुछ नहीं था और हम 200-300 साल की ही बात करते हैं, पुरानी बात ना करते। इस वजह से हमने मान लिया, हमने से मेरा मतलब है कुछ लोगों ने जिन्होंने उस एजुकेशन को बेस्ट माना, उन्होंने मान लिया कि वो लोग बेस्ट हैं। तो इसका विक्टिम वो लोग बने जिन्होंने ये मान लिया। अंग्रेजी एजुकेशन में किसी इंग्लिश का कोई किसी भारतीय के मन में द्वेष नहीं है, पर अंग्रेजी का डोमिनेंस वो खत्म हो रहा है, इसको समझने में टाइम लगेगा और इसका रिजल्ट होगा कि वो पीछे छूट जाएंगे मेन स्ट्रीम से। इसका ये रिजल्ट होगा। तो उन्होंने एस्टैब्लिश ये किया कि इंडियन कल्चर, इंडियन साइंस, इंडियन जो सब कुछ था वो खराब है, उनके दिलो दिमाग में बैठ गया। उन्होंने ये भी साबित किया कि जो रावण है वो आपके किंग थे,
उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि रावण आपके किंग थे। उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि राम जो कि आर्यन थे, यही बिल्कुल। थ्योरी, आर्यन थे, उन्होंने आपके किंग को मार दिया। और उनके दिमाग में इतना बैठ गई ये बात कि उन्होंने हमारे यहाँ पर वो होता है ना, रावण का पुतला फूंका जाता है। हाँ, हाँ, विजयदशमी। जिसमें दशहरा, बुराई पे बिल्कुल। अच्छाई की जीत साबित करने के लिए लंका क्या कहते हैं, रावण दशहरा का का त्योहार मनाते दशहरा हैं, के त्योहार में बिल्कुल। रावण का पुतला फूंका जाता है। तो उसके विरोध में साउथ में आप देख लीजिए उठा के राम का पुतला फूंकते थे। इतने दिलो दिमाग में गहराई में जाके उनके एस्टैब्लिश हो गया था कि रावण उनका किंग है और राम आर्यन थे। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि रावण भी अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी कि आर्यन नॉर्थ के ही होते थे। अगर वो ध्यान से देखते उस समय कि रावण खुद नोएडा के थे, बिशरक गांव से, तो वो वहां के कैसे हो गए? और वहां के तो असली राजा, अगर उन्हें पूछना ही था तो सनातन धर्म को अच्छे से पढ़ते, शास्त्रों को पढ़ते, तो वो असली राजा तो वहां के कुबेर थे। कुबेर से ही तो लिया पूरा साउथ एक तरीके से, अगर देख लिया जाए। आजादी से पहले, इंडियन मैप बनने से पहले, जो ब्रिटिशर्स के बाद जो इंडियन मैप बना, उससे पहले तो बहुत बड़ी इसकी एक कहानी है। तो कुबेर थे, कुबेर को राजा मानना चाहिए था। रावण को किसने एस्टेब्लिश किया कि वो वहां के राजा थे? जबकि रावण तो यहीं के थे, नॉर्थ के थे। और जब उन्होंने शिव जी की तपस्या करके पावर ली, तो पावर लेने के बाद उन्होंने पूछा कि जब वापस आए, उन्होंने देखा कि खोजा कि सबसे समृद्ध राज्य कौन से, तो एक तो अयोध्या था और दूसरा ये श्रीलंका वाला राज्य था। तो अयोध्या में भी उनका युद्ध हुआ और श्रीलंका और ये पूरा साउथ का कुछ हिस्सा उस समय तो बहुत बड़ा था। तो ये इसके राजा कुबेर थे। कुबेर को हराया तब जाके वो राजा बने। तो ये वो जानेंगे कहाँ से? ये वो इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और इंडियन कल्चर के बारे में वो ब्रिटिश एजुकेशन से सीखते थे, इसीलिए वो जान नहीं पाए। इसीलिए वो रावण को पूछते रहे, इसीलिए वो राम को आर्यन समझते रहे, जबकि दोनों लगभग, वो भी उत्तर प्रदेश के, आज की डेट में वो भी उत्तर प्रदेश के थे और रावण भी उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है ना। और राम ने बुराई को मारने के लिए रावण का वध किया। तो ये सारी सच्चाई उन्होंने छुपाई, मतलब हमारे पूरे वेद पुराण को सब वैनिश कर दिया। और उनके अंदर से एक और भावना मिटा दी। उनके अंदर से ये भावना मिटा दी कि वन इंडिया, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना उनके अंदर से। उनको बिलीव ही नहीं होता था कि ये भारत, हम भारतीय है, इसका पार्ट है भी कि नहीं। और उन्होंने ये उनके मन में एस्टेब्लिश किया कि द्रविडिस्तान बनाओ। अंग्रेज जब चले गए, वो भावनाएं कुछ लोगों तक रही और उनमें से कुछ लीडर बने, और वो भावना तो उनके अंदर थे, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये पुराने एजुकेशन, वो उसके विक्टिम थे, इसलिए बेचारे ग्रसित थे। वो भावना उन तक रही, फिर वही दोबारा से प्रोपोगेट करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में हमें अंग्रेज के बनाए आर्यन इन्वेजन थ्योरी और द्रविड़ और आर्यन रेस की बजाय शंकराचार्य के द्रविड़ शिशु को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि असली शुरुआत द्रविड़ शब्द की आदि शंकराचार्य की, जो कि साउथ के थे, जो कि नॉर्थ के शिवजी के भक्त थे, जिन्होंने सनातन के लिए संघर्ष किया और पूरे उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक आपका धर्म फैलाया और धाम के माध्यम से सबको जोड़ा। तो हमें वापस से उस तरफ जाने की आवश्यकता है। और जो डोमिनेंस है हिंदी और इंग्लिश का, जो डोमिनेंस है, लैंग्वेज कोई खराब नहीं होती, सबका अपनी लैंग्वेज है। तो ये, लेकिन जो डोमिनेंस है वो बहुत खराब होता है। अपने भारत में रहते हुए एक बहुत सालों तक हमने एक अंग्रेजी डोमिनेंस झेला, जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए। जिसकी वजह से हम अगर आप फॉलो करोगे किसी को, तो आप कितने भी बेस्ट हो जाओ, रहोगे तो फॉलोअर ही। और अगर आप अपने ऊपर प्राउड करोगे, तो एक और यही तो रिजल्ट है कि जब भी हम हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने की कोशिश करते हैं, तो ये रीजनल लैंग्वेज क्यों नहीं होनी चाहिए, ये रीजनल लैंग्वेज क्यों नहीं होनी चाहिए, ये वाले स्टेट लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज, बहुत अच्छी बात है। कोई भी स्टेट की लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा लगाने के लिए। अगर बात ये होती ना कि किसी स्टेट को नेशनल लैंग्वेज घोषित करना है, तो कोई बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। लेकिन ये वो लोग लगाते हैं जिन्हें हिंदी से तो प्रॉब्लम है, लेकिन धड़ल्ले से इंग्लिश को एक्सेप्ट किया हुआ है। इंग्लिश को क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है? आप जो भी राष्ट्रीय कार्य करते हैं वो अंग्रेजी में करते हैं, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने राज्य के जो काम करते हैं वो भी अंग्रेजी में करते हैं, आप अपने जिला स्तरीय जो काम करते हैं वो भी अंग्रेजी में करते हैं। तो अंग्रेजी से इतना प्यार क्यों? अब अगर इस डोमिनेंस खत्म हो रहा है, दुनिया बदल रही है, हम अपने कल्चर को अच्छे से समझ रहे हैं, रीयूनिफिकेशन का समय आ गया है। अगर और अंग्रेजी डोमिनेंस खत्म हो रही है, इसको अगर नहीं समझे, तो अभी जो कर्व का जो
एक आता है हम्म, ना, एक ऐसे डेवलप हो रहा है, बिल्कुल एक बिल्कुल। ऐसे डेवलप हो रहा है, इंडिया एक का ऐसे ग्राफ है डेवलप जो हो रहा एकदम ऊपर जा रहा है। है। अब जो है जे हम्म, कर्व आने वाला है, अचानक से सीधा ऐसे। बिल्कुल। अगर आपने सही समय पर ट्रेन नहीं पकड़ी, तो हम्म, आप पीछे छूट जाओगे। इसमें पॉलिटिक्स को लेके मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं हूँ। अगर आप मुझे अपग्रेड करना चाहते हैं, हम्म, अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं या कोई नॉलेज और देना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आदि शंकराचार्य पे उनकी बातों को, उनके संघर्ष को सामने लाना था। हाँ, इस बिल्कुल। मंशा से मैंने ये बातें कही। हम्म। अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहें तो आपका वेलकम है, आप मुझे अपग्रेड करना चाहें तो आपका वेलकम है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।